फिजिक्स के क्वेश्चंस करने में बहुत डिफिकल्टी महसूस करते हो, फिजिक्स से आपको डर है। रिचर्ड फीनमैन ने कहा है कि फिजिक्स इज फाइनल लॉजिक ऑफ ऑल साइंसेस, कि आपकी पढ़ने की टेक्निक क्या होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अपन किसी प्रॉब्लम को कर रहे हैं तो यही वाला मैथ्स क्यों लगा रहे हैं, वेक्टर ही क्यों यूज कर रहे हैं, ऑर्डिनरी अलजेब्रा क्यों नहीं लगाया। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल चकाचक होंगे। तो आप सभी का स्वागत है केजीएस जेई चैनल में। आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यदि आपका फिजिक्स कमजोर है, फिजिक्स के क्वेश्चंस करने में बहुत डिफिकल्टी महसूस करते हो, फिजिक्स से आपको डर है, फिजिक्स आपसे हो नहीं पा रहा है, आप बहुत परेशान हो, तो आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे कि आपकी पढ़ने की टेक्निक क्या होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि चीजें आपके लिए समय के साथ इजी होता जाए। ठीक है क्या? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो बच्चे गलती करते हैं, देखो यार, फिजिक्स जो है ना, रिचर्ड फीनमैन ने कहा है कि फिजिक्स इज फाइनल लॉजिक ऑफ ऑल साइंसेस। क्लियर है क्या? यानी कि अगर आप किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो और उसका जवाब और कहीं से नहीं मिल रहा है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि फिजिक्स उसको आंसर कर दे। इसीलिए रिचर्ड फीनमैन ने कहा कि फिजिक्स इज फाइनल लॉजिक ऑफ ऑल साइंसेस। तो मेरे भाई, जाहिर सी बात है, जब अपन ऐसा समझ रहे हैं कि फिजिक्स इज फाइनल लॉजिक ऑफ ऑल साइंसेस, तो जाहिर सी बात है इसको सीखने में आपको क्वेश्चनिंग तो करनी पड़ेगी। जब आप कोई कॉन्सेप्ट सीख रहे होते हो, जब आप कोई थ्योरी पढ़ रहे होते हो, जब आप कोई लॉ पढ़ रहे होते हो, जब आप कोई प्रिंसिपल पढ़ रहे होते हो, तो जाहिर सी बात है वहां पे आपके माइंड में क्यों कैसे वाला सवाल आना चाहिए। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, अपन किसी प्रॉब्लम को कर रहे हैं तो यही वाला मैथ्स क्यों लगा रहे हैं, वेक्टर ही क्यों यूज कर रहे हैं, ऑर्डिनरी अलजेब्रा क्यों नहीं लगाया। जोड़ने के 3 टूल्स जनरली आपके पास होंगे। ऑर्डिनरी अलजेब्रा, जहां 4 + 3 इज ऑलवेज 7, और वेक्टर में 4 + 3 इज नॉट ऑलवेज 7। 7 भी हो सकता है, 7 - 3 4 - 3 1 भी हो सकता है, और 1 और 7 के बीच कुछ भी हो सकता है। और एक होता है आपके पास और समेशन टूल के तौर पे इंटीग्रल कैलकुलस। तो जाहिर सी बात है, जब आप फिजिक्स में चीजों को कर रहे होते हो, ढेर सारे डेरिवेशंस कर रहे होते हो, प्रॉब्लम में जब आप कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस का यूज ले रहे होते हो, डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज ले रहे होते हो, तो ये समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर मैं यहां इंटीग्रल कैलकुलस यूज कर रहा हूं तो इंटीग्रल कैलकुलस ही क्यों यूज कर रहा हूं, क्यों वेक्टर नहीं लग सकता है यहां पे, या वेक्टर से क्यों नहीं करेंगे, अपन इंटीग्रेशन से ही क्यों करेंगे, अपन ऑर्डिनरी अलजेब्रा क्यों नहीं लगाएंगे। तो ये क्वेश्चनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस क्वेश्चनिंग के थॉट प्रोसेस से सीखने की कोशिश नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है इतनी शानदार और इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट बोरिंग ही तो बनेगा। बात समझ में आई है क्या? एंड आप देख रहे हो मैंने लिखा है कि लिख लिख कर पढ़ना है। एक्चुअल में बच्चों आप नीचे देखोगे तो मैंने इंडिकेट किया है कि फिजिक्स पढ़ी नहीं जाती है, फिजिक्स सीखी जाती है। ये किताब उठाया नो 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 करके पढ़ रहे हैं, ऐसे फिजिक्स नहीं पढ़ा जाता है। फिजिक्स दिमाग में सोच के ऐसे नहीं कि पेन नहीं चला रहे हैं और ऐसे सोच रहे हैं, ऐसे फिजिक्स में फाइनल कंक्लूजन में आप हर बार नहीं पहुंचोगे। इजी सवाल तो सभी बच्चे कर लेते हैं, असल लड़ाई तो मॉडरेट टू टफ सवाल को करने में है, जहां पे आपको पेन चलाना आवश्यक हो जाता है। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, कि एक लंबी सी कैलकुलेशन होगी, लंबी सी डेरिवेशन होगी, तो जाहिर सी बात है आप उसको प्रोसेस करने के लिए विदाउट यूजिंग पेन आप प्रोसेस नहीं कर सकते हो। तो इसलिए कहा जाता है कि आप लिख लिख के पढ़ो, क्योंकि देखो फिजिक्स पढ़ी नहीं जाती है, फिजिक्स सीखी जाती है। देखो ना, मैंने लिखा है लिख लिख के पढ़ना, उसी का अपन लर्निंग बोल रहे हैं। लिख लिख कर पढ़ना इज लर्निंग, बिकॉज फिजिक्स सीखी जाती है, फिजिक्स पढ़ी नहीं जाती है, फिजिक्स सीखी जाती है। बात समझ में आई है क्या? क्लियर है क्या? तो यार बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई प्रॉब्लम कर रहे हो, आप कोई डेरिवेशन कर रहे हो, तो पहला स्टेप जो आप करते हो, तो वहां पे आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि अपन इसी मेथड से क्यों चल रहे हैं, अपन एलिमेंट क्यों चल रहे हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक बच्चा एक क्वेश्चन कर रहा है कि एक चार्ज रॉड है, ठीक है क्या,
और यहाँ पे क्यू चार्ज है। अब इस चार्ज रॉड पे क्यू चार्ज ने कितना फोर्स लगाया, उसके लिए आप अपन एलिमेंट चुनते हैं, एक्स पे जाके dx लेंथ का एलिमेंट चुने, फिर इस क्यू चार्ज ने इस वाले डी क्यू चार्ज पे कितना फोर्स लगाया ये निकाले, फिर इंटीग्रेट किए। तो आखिर अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मास्टर ऐसा कर रहा है। मास्टर ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि किताब में ऐसा है ना। इस तो फिजिक्स नहीं होने का। आपको उसके पीछे का रीजन समझना पड़ेगा कि ये मेथड अपन क्यों कर रहे हैं, अपन क्यों यहां पॉइंट चार्ज ले रहे हैं। क्योंकि अपन कूलम्स लॉ लगा रहे हैं। अगर अपन कूलम्स लॉ लगा रहे हैं तो कूलम्स लॉ में लिमिटेशन है कि अपन पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है कूलम्स लॉ, अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है ये पॉइंट चार्ज है और ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। लेकिन यस, आपको वो डेफिनेशन तो पॉइंट चार्ज का पता होगा। अपन इस वीडियो में आपको पॉइंट चार्ज समझाने नहीं जाएंगे। पॉइंट चार्ज का ये मतलब नहीं होता है कि पेन के निब बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। एक बड़ी सी डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को भी पॉइंट चार्ज कह सकते हैं अगर उसका अफेक्ट अपन बहुत डिस्टिंक्ट पॉइंट पे निकाल रहे होते हैं उसके साइज के कंपेरेबल। तो बहरहाल इसमें अपन आपको सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको यह समझा रहे हैं कि सब्जेक्ट पढ़ना कैसे है। बात समझ में आई का? तो कहने का मतलब कोई भी फॉर्मूला आप लगा रहे हो, कोई भी मैथ्स का मेथड यूज कर रहे हो, चीजों को जोड़ने घटाने या गुणा करने के लिए कैलकुलेशन में जो आप मैथ्स यूज कर रहे होते हो उसके पीछे का रीजन पता होना चाहिए कि इंटीग्रल कैलकुलस ही क्यों, सिंपल अलजेब्रा क्यों नहीं, वेक्टर क्यों नहीं। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? यस, इस तरीके से चीजों को आपको प्रोसेस करना है। बात समझ में आ रही है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। यस बच्चों देखो, अब अपन बात करेंगे कि जब भी आप क्लास में बैठे हो, किसी नए टॉपिक को पढ़ रहे हो, तो ये जरूरी है कि आप अपने माइंड को काम डाउन रखो। पहले आप उस लॉ को समझो, उस कॉन्सेप्ट को समझो। इस चीज में हड़बड़ाना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। अरे सर क्या थ्योरी थ्योरी थ्योरी, क्या ये चीजें समझा रहे हो? डायरेक्ट बताओ क्वेश्चंस कैसे करेंगे। आज के बच्चों का सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही कि बच्चे इंपैशंस काफी ज्यादा हैं, बच्चों में पेशेंस है ही नहीं। बच्चे फिजिक्स को पूरी की पूरी क्वेश्चन का सब्जेक्ट समझ रखा है। अरे बच्चों, क्वेश्चंस करने के माध्यम से ही आपका सिलेक्शन होना है, लेकिन अल्टीमेटली वो क्वेश्चन तभी तो हो पाएगा, वो क्वेश्चन तभी तो आपसे हो पाएगा जब आप उस क्वेश्चन को करने के लिए जो जरूरी सामग्री है उसको अच्छे से इकट्ठा करोगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मान लीजिए आपको अच्छी सालन बनाना है, तो आप क्या करोगे? इस अच्छी सालन की क्वालिटी अच्छी हो, सालन अच्छी बने, इसके लिए आप क्या करोगे? मार्केट से अच्छी क्वालिटी के मसाले खरीदोगे। अरे बोलो ना, सब्जी जो आप खरीदोगे तो ताजी खरीदने की कोशिश करोगे, यानी मसाले और सब्जी की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अन्यथा आप कितनी भी अच्छे कुक हो, आप कितनी भी अच्छी खाना क्यों ना बनाते हो, अगर यहां पे सामग्री अच्छे लेवल की नहीं होगी, अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है आपके चाहते हुए भी अच्छी सालन बन नहीं सकती है। सिमिलरली मेरे भाई, जब आप सब्जेक्ट को समझें, फिजिक्स को सीखें, तो सीखने का थॉट प्रोसेस ये है कि तुरंत आपको पैनिक नहीं होगा। अरे सर सवाल कैसे बनेगा, अरे सर सवाल कैसे बनेगा। ये पूरी जर्नी, ये पूरी जो तैयारी है 2 साल की या 1 साल ड्रॉपर के बच्चों की, ये पूरी की पूरी तैयारी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का ही है, क्योंकि उसी के माध्यम से कॉलेज जाना है। लेकिन अल्टीमेटली क्वेश्चंस तो आपसे बनेंगे तब ना, जब उसके लिए नेसेसरी सामग्री आपके पास होगा, नेसेसरी सोर्सेज आपके पास होंगे। तो मेरे भाई, ये जो क्लास में आप सीख रहे होते हो ना, क्लास में जो आपका एक कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, आपको जो आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है, जो आपको लॉज बताए जाते हैं, है ना, जो आपको अप्रोचेस क्वेश्चंस करने के बताए जाते हैं, है ना, अप्रोचेस टू सॉल्व क्वेश्चन, ये आपका किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में ये पहली तीसरी चीज, 3 चीज है, ये चौथी चीज है ना। ये जो अप्रोच टू सॉल्व क्वेश्चन है बच्चा, यही सालन बनाना है। यानी कि सालन अच्छी क्वालिटी की बने, उसके लिए ये 3 चीज अच्छी आपको समझ आनी चाहिए। अगर आपने कॉन्सेप्ट सही से समझा नहीं, थ्योरी पोर्शन आपका अच्छा है नहीं, डेप्थ नहीं है, फंडामेंटली आप चीजों को समझ नहीं रहे हो, कब कौन सा लॉ कहां लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्या कंडीशन, उस तरह की बातें वो तो सब्जेक्ट में आप करेंगे। ये 3 चीज अगर आपकी अच्छी नहीं है, अगर फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, तो अप्रोच टू सॉल्व क्वेश्चंस में आपको कोई खास लाभ मिलने वाला नहीं है। अरे बच्चा, ये 3 चीज इसी के लिए तो कर रहे हैं।
लेकिन जाहिर सी बात है इस पे तब आ पाएंगे ना जब ये तीन चीज अच्छी क्वालिटी की आपके पास होगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी टॉपिक को फ्रेशली पढ़ रहे हो तो आपको पैनिक नहीं होना है, सवाल कैसे होगा, सवाल कैसे होगा, सवाल कैसे होगा। कोशिश करना है कि अच्छे से अच्छे लेवल पे जाके आपको चीजों को, कॉन्सेप्ट, थ्योरी, प्रिंसिपल को समझना है। देन आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पे आना है। बात समझ में आ रही है क्या? अरे कहने का मतलब ये है कि आपको फिजिक्स से अपना जो ये प्यार मोहब्बत वाला फीलिंग है ना वो डेवलप करना है। क्योंकि बेटा ये जो 2 साल की जर्नी, 1 साल की आप ड्रॉपर की जो जर्नी है और 2 साल 11th 12th अपीयरिंग की जो जर्नी है, इस जर्नी में बीच बीच में कई बार आपको बेसिकली दुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इस 2 साल के सफर में या आपके 1 साल के सफर में जाहिर सी बात है बहुत लंबी दूरी तय करना है, तो उस लंबी दूरी में बीच में गड्ढे भी आएंगे, गहरे गड्ढे भी आएंगे, छोटे छोटे गड्ढे भी आएंगे, बीच में ऑब्स्टिकल आएगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो उसको आप कब झेल पाएंगे? जब आपकी मोहब्बत में शिद्दत होगी। कहने का मतलब जब आप फिजिक्स से आपको मोहब्बत होगी, और मोहब्बत तो तब होगी जब आप लॉज को उस फंडामेंटल लेवल पे जाके समझेंगे, उसके एप्लीकेशन को समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फैराडेज लॉ। इस तरीके की चीजों को आप प्रोसेस करेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? क्योंकि अगर ये शिद्दत, ये मोहब्बत आपको सब्जेक्ट के प्रति नहीं होगा तो जैसे ही आपको थोड़ा सा कष्ट का एक्सपीरियंस होगा आप फैल जाओगे, आप बिखर जाओगे। ये मोहब्बत ही है जो आपको जोड़ के रखेगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो इसीलिए सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए जरूरी है कि कॉन्सेप्ट, थ्योरी, लॉ, जो लॉज, ये जो कॉम्बिनेशन है, जो थ्योरी आपको पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, उसको फंडामेंटल पे लेवल पे जाके समझो, तभी आप क्वेश्चन को प्रोसेस कर पाओगे। बात समझ में आई है क्या? क्लियर है क्या मेरी बातें? यस। बढ़ते हैं आगे बच्चों। अब बात यह है कि क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक क्या होगा। मास्टर ने अप्रोच बता दिया, मसाला इकट्ठा करा के मास्टर ने अप्रोच बता दिया आपको। अब आप क्वेश्चन घर पे करने बैठे। बहुत बार बच्चों का ऐसा प्रॉब्लम होता है कि सर हमने क्लास तो कर लिया, क्लास समझ भी है, भी हमें आ गया, लेकिन जब हम खुद क्वेश्चंस करने बैठते हैं तो अपन प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। कई बार क्या होता है कि आप क्वेश्चंस में देखेंगे कि एक लंबी सी लैंग्वेज लिखी रहती है, और उस लंबी सी लैंग्वेज के पीछे कई बार काफी इजी सोल्यूशन भी होता है, लेकिन बच्चे देख के पैनिक हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो आपको करना क्या है जब आप सीख रहे हो? देखो मास्टरी तो प्रैक्टिस से आएगी, बार बार चीजों को करके आएगा। एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही थ्योरी, एक ही अप्रोच जब अलग अलग सिचुएशंस में बार बार आप लगाओगे तो जाहिर सी बात है आपका माइंड जो है उसको प्रोसेस इजीली करेगा। क्यों? क्योंकि आप सोचो ना, आप अपने गांव में मान लो किसी चौराहे से आपको अपना घर जाना है, और जिस रास्ते पे आप ऑलमोस्ट हजारों बार चल चुके हो, बचपन से लाखों बार चल चुके हो, आपको वहां से अपने घर तक जाने के लिए चौकन्ना नहीं रहना पड़ता है, अलर्ट नहीं रहना पड़ता है। 5 दोस्त अगर साथ में जा रहे हैं तब भी आप इजीली घर पहुंच जाते हैं, गप के ध्यान में रहते हुए भी, क्योंकि वो रास्ता आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है। इजीली आपका वो रास्ता प्रोसेस हो रहा है, इधर मुड़ना है, दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, आगे जाना है। सिमिलरली जब आप देखो कॉन्सेप्ट, थ्योरी आर लिमिटेड, आपको ही नहीं कि 11th 12th में बहुत कुछ पढ़ाया जा रहा है, फिजिक्स इतना सा ही है, लेकिन उसका एप्लीकेशन का रेंज बहुत बड़ा है। तो कहने का मतलब इतना सा फिजिक्स में ही कॉन्सेप्ट, थ्योरी, लॉज आ रहे हैं, तो उसकी समझ अच्छी नहीं होगी तो एप्लीकेशन में आप कैसे प्रोसेस कर पाएंगे? बात समझ में आ रही है क्या? तो करना वही है। करना क्या है आपको कि बेसिकली जब आप क्वेश्चंस करेंगे, बहुत लंबा सा लैंग्वेज रहेगा, तो मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 2 चार्ज पार्टिकल दिया हुआ है, उनके बीच की दूरी दी हुई है, और दोनों चार्ज पार्टिकल जो है बेसिकली आपका एयर में रखा हुआ है, और फिर उस दोनों चार्ज पार्टिकल को ले जाके क्या कर दिया? केरोसिन तेल में डुबो दिया। अब उस पर फोर्स बदल जाएगी। तो आपको अभी का जो एयर में रखा था और बाद में जो केरोसिन में जाके डुबो दिया, केरोसिन तेल में, तो वहां पे फोर्स का रेशियो ये मान लो एक क्वेश्चन में पूछा गया। बहुत सिंपल से एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। पहले आपने क्या करना है, आपको दिख जाएगा अच्छा साला पॉइंट चार्ज की बात हो रही है तो कूलम्स लॉ तो लगेगा, तो खटाक से लगा देना है के Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। अब इसी को आगे बढ़ के लिखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिख दिया। फिर मास्टर ने आपको टेक्निक सिखाया होगा कि जब मीडियम चेंज करेंगे तो इसमें मॉडिफिकेशन क्या आएगा फॉर्मूले में।
तो कहने का मतलब ये है कि जब आप सवाल पढ़ो तो सवाल पढ़ के जितना समझ में आ रहा, माइंड जितना प्रोसेस कर पा रहा है, आप अपने पे यकीन रखो, अपने लर्निंग प्रोसेस पे यकीन रखो और उसको लिख डालो। जैसे ही बच्चा पहला स्टेप आप लिखोगे तो ये पहला स्टेप देखो, जैसे आपने कूलम्ब्स लॉ लिखा, जनरली बच्चा इस फॉर्म में याद रखता है, तो आप जब ऐसे लिखोगे फिर अरे यार मीडियम चेंज किया है तो यहां एप्सिलॉन आर वाला फैक्टर आएगा। ये कब आपका माइंड क्लिक करेगा? आपका माइंड तब क्लिक करेगा जब आप ये पहला फॉर्मेट लिखोगे। जैसे मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन कर रहे हो, आपको इस तरीके से सवाल दिया हुआ है कि ये ब्लॉक फिक्स्ड है, या वेज कह लें इसको, वेज फिक्स्ड है और एक ब्लॉक को यहां से रिलीज किया गया अब मास का, और मान लो ये स्मूथ सरफेस है। आपको पूछा गया बताओ इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, तो मास्टर ने सिखाया होगा बेटा जब भी आपको मैकेनिक्स का ऐसे सवाल मिले, एक्सेलरेशन की बात हो, तो आपको पता है सिग्मा एफ बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो बच्चा एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको यहां समझ में आ रहा है कि नेट फोर्स लिखना पड़ेगा। नेट फोर्स किस पे? जिसका एक्सेलरेशन लिख रहे हो, यानी कि मेरे को एफबीडी बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपका माइंड को ये क्लिक होना चाहिए, और हो ही जाएगा इतना कि यस एफबीडी बनाते हैं हम। और जैसे ही एफबीडी बनाओगे, नीचे एमजी, इधर नॉर्मल, फिर मास्टर ने अप्रोच सिखाया होगा आपको कि एक्सिस चुनो, फिर फोर्सेस को ब्रेक करो। तो वो प्रोसेस आपका माइंड अगले 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 से अगले स्टेप को कब प्रोसेस करेगा? जब आप जो पहली चीज आपको क्लिक हो रही है, विश्वास के साथ उसको लिख डालोगे। ये इसलिए सीखने का तरीका है। आप लर्निंग फेज में हो, और जैसे इन चीजों को आप बार बार करोगे तो जाहिर सी बात है इतना मैच्योर होते जाओगे, आपको ऐसी मास्टरी हासिल होती जाएगी कि आप स्टेप खाने लगोगे। एक टाइम में तो आके बच्चा इसको एफबीडी भी नहीं बनाएगा इस पर्टिकुलर सवाल में, सीधे उसको याद हो जाएगा ये एंगल थीटा है तो इधर वाला mg साइन थीटा, हाय हाय इधर mg साइन थीटा लग रहा है और इधर ही एक्सेलरेट हो रहा है, तो सीधे सीधे बच्चा लिखेगा कि सर mg साइन थीटा बराबर m इंटू ए, छमाछम तो a बराबर आ गया g साइन थीटा। लेकिन बच्चा आप डायरेक्ट इस चीज को कब सोच पाओगे? जब आप में मेच्योरिटी आएगी। अरे मेच्योरिटी तो इस लर्निंग प्रोसेस से ही आएगी ना। तो मैं तो उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जो बिल्कुल डर के हार के बैठा हुआ है, और ये वो बच्चा जो आज कर पा रहा है डायरेक्ट, वो भी कहीं ना कहीं इसी प्रोसेस से सीखा है। हौले हौले बढ़ना पड़ेगा आपको। बात समझ में आई क्या? तो बच्चे क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक ये है कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को पढ़ो तो जो भी चीज आपके माइंड में क्लिक हो रहा है, आप उससे रिलेटेड फॉर्मूला इक्वेशंस लिख डालो, क्योंकि वही लिखा हुआ इंफॉर्मेशन जो आप अपने किंग ऑफ माइंड के अकॉर्डिंग लिख रहे हो, वो अगले स्टेप का आपको क्लू देगा। यस ये तुमने करा, एफबीडी बनाया, अब फोर्स को ब्रेक करो, फोर्स ब्रेक किया, न्यूटन का सेकंड लॉ लगाओ। बात समझ में आई है क्या? यस दिस इज हाउ वी प्रोसेस। बात समझ में आई है क्या? यस बच्चों, नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि रिवीजन का क्या टेक्निक होगा। सर कोई चैप्टर हमने पढ़ लिया, पूरी मैकेनिक्स पढ़ डाली हमने, काइनेमेटिक्स से रोटेशनल मोशन तक, अब सर अपन सवालों को रिवाइज कैसे करें, चैप्टर को रिवाइज कैसे करें? तो देखो एक सिंपल सी बात पहले बता देता हूं, ये तैयारी जो है एग्जाम की तैयारी इज ऑल अबाउट सॉल्विंग क्वेश्चंस। अंततः आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसके लिए आवश्यक सामग्री होनी चाहिए, ये हमने पहले आपसे बात कर लिया। क्योंकि कई बार बच्चे के माइंड में ये फोबी, ये मतलब एक तरीके का बहम बैठ जाता है कि ये सब एग्जाम में सवाल ही तो सॉल्व करना है, तो कहीं ना कोई भी चीज पढ़ाओ सवाल सवाल, सर सवाल कैसे करे, परेशान होते रहते हैं बच्चे। ना रे ना ना ना, पहले उसके लिए सामग्री मसाला इकट्ठा तो करोगे ना, तब जाके सालन बनाओगे ना अच्छी क्वालिटी की। तो मसाला ही अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी, वहां पे हड़बड़ाओगे, कुछ भी खरीद डालोगे तो घंटा सब्जी अच्छा बनेगा, सालन अच्छा बनेगा, जस्ट लाइक दैट। तो रिवीजन कैसे करें? अगर आपने किसी पोर्शन ऑफ फिजिक्स को पढ़ लिया है या किसी चैप्टर पर्टिकुलर को पढ़ लिया, तो उसको रिवाइज कैसे करें? तो बच्चे रिवीजन का जो तरीका है, जब आपने सीख लिया, चैप्टर पढ़ लिया, तो अब रिवीजन जो है, रिवीजन करेंगे बाय सॉल्विंग क्वेश्चन, बाय सॉल्विंग क्वेश्चन, ये ज्यादा अच्छा तरीका है। रिवीजन ऑफ एनी चैप्टर बाय सॉल्विंग क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या टेक्निक होना चाहिए? कि अपन सारे एकदम बच्चा टाइप सवाल कर करके अपना टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। जनरली बच्चा मैं आपको बता दूं 70% के क्वेश्चंस मॉडरेट एंड काफी इजी लेवल के होते हैं।
30% क्वेश्चन अप मॉडरेट एंड टफ लेवल के होते हैं। तो आपको क्या करना है कि एक सवाल आपने पढ़ा, रिवाइज करने बैठे, एक्सरसाइज वगैरह डीपीपी या जो भी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेगी डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, जब आप उसको रिवाइज करने बैठोगे तो आपने एक क्वेश्चन पढ़ा। क्वेश्चन पढ़ते मान लीजिए कि एक छोटा सा काइनेमेटिक्स का सवाल आपने पढ़ा कि एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, है ना, t बराबर 0 पे, और ये एक्सेलरेट हो रही है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। आपको पूछा गया कि बताओ स्पीड एट 5 सेकेंड क्या होगा। तो सीधे सीधे आपके माइंड में अगर ये आ रहा है कि यार एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो v बराबर u+8 ही निकाल लगाएंगे, सीधा आंसर आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। तो क्या आप इस सवाल को करके अपना टाइम वेस्ट करेंगे पूरा आंसर तक निकाल के? नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। जब आप सीख रहे थे तो करना जरूरी है, जब आप उस चैप्टर को पढ़ रहे थे तो इस बच्चा टाइप सवाल को भी करना जरूरी था, पहली बार सीख रहे थे। लेकिन जब आपने इतने इजी सवालों को ओवरकम कर लिया है, कर लिया आपने, सॉल्व करना आप सीख गए हैं, तो अगर आपके माइंड में पूरा अप्रोच आ रहा है, अच्छा v बराबर u+8 लगाएंगे तो हमारा a दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, u दिया हुआ है, तो v निकल जाएगा। अब आप क्या करें, अगर आपको डाउट आ रहा है अपने प्रोसेस पे तो आप एक बार उसका सॉल्यूशन पलट के देख लीजिए कि क्या हमने जो सोचा क्या वो सही सोचा। अगर क्लिक किया, अगर वो मैच कर गया कि यस मेरा प्रोसेस, थॉट प्रोसेस, मैंने जो सोचा, मैंने जो स्टेप सोचे वो एक्चुअल सॉल्यूशन वैसा ही है, तो अब आपको उसमें टाइम अपना नहीं लगाना है। अब बहुत ज्यादा टाइम लगे तो करते रहो टाइम पास, वो एक अलग बात है। 3 सब्जेक्ट है बच्चों आपके पास, स्मार्ट पढ़ाई बहुत जरूरी है। बस समझ भाई क्या? बाकी जो 30% क्वेश्चंस होंगे बच्चों वो होंगे अप मॉडरेट एंड टफ लेवल के। उन क्वेश्चंस को अंत तक आंसर निकाल के छोड़ना है। जनरली मैं आपको इतना भी कह देता हूं कि टफ लेवल के क्वेश्चंस में कई बार ऐसा होगा, मैक्सिमम टाइम ऐसा होगा कि आप अंत तक का स्टेप बिना पेन चलाए नहीं पहुंच सकते। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था पेन चलाने का इंपॉर्टेंस क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस को तो अंत तक छोड़ना है, अंत तक छोड़ें, मतलब आंसर लाके, आंसर निकाल के। बात समझे? आंसर निकाल के छोड़ना है भैया। बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर है क्या बात? तो यही है 70-30% टेक्निक टू रिवीजन द एनी पर्टिकुलर चैप्टर और पोर्शंस। बात समझ में आ रही है क्या? चलिए जी नेक्स्ट। अब अगर आप इन 4 चीज का क्यों पढ़ें, क्यों, कैसे, लिख लिख के पढ़ना, आपको उसके बाद नॉन रिजल्ट मेथड बताया गया, क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक जो अभी बात करी गई, रिवीजन बता दी गया, तो अब जाहिर सी बात है रिवीजन पे आ गए। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको बेसिकली जो भी आपके टेस्ट होंगे, जहां भी आप पढ़ते हो, जो भी आपके टेस्ट होंगे, है ना, टेस्ट, है ना, रिव्यू टेस्ट जिसको अपन जनरली बोलते हैं, रिव्यू टेस्ट कि आपने सीखा कितना। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप घर पे बैठ के एक क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन को आप 20 मिनट में कर रहे हो और मान लो उसके लिए गिवन टाइम ठीक है 15 मिनट है या 10 मिनट में है, तो अंततः आके एक एवरेज क्या होना चाहिए आपका उस सवाल को करने का? 15 मिनट करनी है, ये कोशिश होना चाहिए, क्योंकि गिवन टाइम में सवाल करना है। अच्छा, इसी चीज में बच्चा एक चीज और बता देते हैं आपको मान लीजिए एक टेस्ट हुआ, चलिए मैं जेईई मेंस की अगर बात करूं, 30 क्वेश्चंस में क्या 25 करने हैं? यस। अब 25 क्वेश्चन में अगर मैं 3 सब्जेक्ट की बात करूं, 3, अगर एक क्वेश्चन का एवरेज निकाल लो तो कितना? मान लीजिए मैंने 3 मिनट का एवरेज निकाला कि एक क्वेश्चन को करने में आपको 3 मिनट का समय दिया गया, तो जरूरी नहीं कि उन 25 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में 3 मिनट लगे। कोई क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाएगा, कोई 2 मिनट में हो जाएगा, टफ वाला 5 मिनट में होगा। तो कहने का मतलब आपको टारगेट रखना है, जब आप टेस्ट में बैठे तो आपको टारगेट रखना है इस बात का कि यस किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम, किसी क्वेश्चन में कम टाइम लग सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको उस 25 जो है बेसिकली 25 या 75 हो गया, 75 मिनट, उस 75 मिनट में 25 क्वेश्चन को आपको वाइंड अप करना है। किसी में ज्यादा टाइम, किसी में कम टाइम लग सकता है। तो कहने का मतलब बच्चा, इसके लिए जो रिव्यू टेस्ट का अपीयर होना ना, आप रिव्यू टेस्ट में अपीयर हो, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली अंततः आपको सिलेक्शन के लिए इस वाले फेज को आपको फेस करना पड़ेगा, टेस्ट ही लिख के आना पड़ेगा। तो उसकी प्रैक्टिस गिवन टाइम में चीजों का करना, वो एक टेस्ट का, वो एग्जाम का प्रेशर को हैंडल कर पाए, उसके लिए पहले से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए।
और जब भी आप रिव्यू टेस्ट में बैठे तो उससे पहले 2-3 सेट लगा लिया करें जो आपको प्रोवाइड कराई जाती है, जो पर्टिकुलर आपको मान लीजिए कि आपका शुरुआत में जब 11th में है तो मान लीजिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और काइनेमेटिक्स का टेस्ट हुआ आपका, ठीक है क्या, मेंस पैटर्न का हो रहा है, 25 क्वेश्चंस करने हैं, तो आप कोई 25 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए या आपको उस तरीके से जो है मटेरियल अवेलेबल कराया गया प्रैक्टिस शीट के तौर पे, तो आप उन 25 क्वेश्चंस को अलार्म लगा के कर लें कि इस 25 क्वेश्चन को 75 या 60 मिनट में करना है। बस समझ में आ रही क्या, समझ में आ रही क्या? यस। तो ऐसे में बच्चा क्या करेंगे, ऐसे में क्या करेंगे कि अलार्म लगा के आपको उस गिवन टाइम में वाइंड अप करने की कोशिश करनी है, किसी में कम समय किसी में ज्यादा समय लग सकता है। बात समझ में आ रही है क्या? यस। तो रिव्यू टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर पाएंगे कि आपकी कमी कहां पे है। बच्चा एक चीज और, जब आप रिव्यू टेस्ट देंगे ना तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। हो सकता है किसी टेस्ट में अच्छा मार्क्स आए, किसी में डाउन आए, किसी में बहुत ही डाउन आए। देखो ये रिव्यू टेस्ट आपके रिजल्ट को डिसाइड, एक टेस्ट कोई आपका रिजल्ट को डिसाइड नहीं कर रहा है। ये रिव्यू टेस्ट इसलिए लिया जा रहा है कि आप अपने कमियों को डिटेक्ट कर पाए, पकड़ पाए और उस पर वर्कआउट कर पाए उसको सुधारने के लिए, इसलिए रिव्यू टेस्ट है। इसलिए मैंने पहले ही बोला है कि सब्जेक्ट के प्रति जो है आपके एम के प्रति आपकी प्यास जगनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि अपन पढ़ क्यों रहे हैं। बात समझ में आ रही है? और साथ ही साथ सब्जेक्ट में आपको अपना इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, उस फंडामेंटल लेवल पे जाके पढ़ना पड़ेगा ताकि जब डिफिकल्टी आए तो आप बिखर ना जाएं। बात समझ में आई है क्या? गिव अप ना कर दें आप, ठीक है। जर्नी 2 साल की है, अच्छी चीज आपको मिलने वाली है, तो बच्चे मुशक्कत तो है। अच्छा तो ठीक है, ये चीजें हो गई कि भाई आप रिवीजन 70-30% रूल से करें, है ना, लिख लिख के सॉल्व करें क्वेश्चंस को, ठीक है क्या। जब भी आपको क्वेश्चंस कोई मिले, जब आप पहली बार सीख रहे हैं तो जितना इंफॉर्मेशन आपको मिले आप उसको लिख डालिए, वही आपका लिखा इंफॉर्मेशन वही पहला स्टेप आगे आपको आपके माइंड को प्रोसेस करवाएगा। तो ठीक है, तो बहुत ख्याल रखिए आप अपना और इन सारे स्ट्रैटेजी का ध्यान रखिए, इसको अप्लाई करिए। मैं आपको अश्योर कर रहा हूं कि आप 3 से 4 सप्ते में अगर इस तरीके से आप चल रहे हैं तो 3 से 4 सप्ते में अपने आप मेंटल एप्टीट्यूड में, अपने अपने सब्जेक्ट के लर्निंग के स्पीड में आप इंप्रूवमेंट देखेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? तो आशा करते हैं ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट पहुंचाने वाला है। तो ठीक है, तो चलिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।